सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं बीटी यूपी के अंतर्गत त्रिवर्षीय डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, इससे मैंने पूरे विषय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न बैंक आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो कोई यदि ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का जब पेपर होगा तो इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित है। लेकिन आपके मन में ये आ सकता है जैसे लगभग 96 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें 4 क्वेश्चन और जोड़ दें तो मान के चलिए 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि ये सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि चूंकि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के आप छात्र हैं और ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपका, जैसे इसका नाम प्रोडक्शन प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम पर भी ये सब्जेक्ट हुआ करता था, तो ये आपके लिए कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है जिसका बेसिक नॉलेज होना और प्रत्येक प्रश्न का कम से कम एक बेसिक आइडिया आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे प्रश्नों को तैयारी आप इस उद्देश्य से करिए कि ना सिर्फ आप इसमें पास हो पाएँ, बल्कि आगे चलकर आप इंटरव्यू में देने जाएँ या किसी इंडस्ट्री में आप काम करने जाएँ तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो। तो आइए बिना देरी शुरुआत करते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं कि चूंकि प्रश्न जो बैंक है वो काफ़ी लंबी है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको एक बार पेशेंस रखते हुए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक जरूर देख लेना है, उनको समझ लेना है, उनका उत्तर तलाशने का प्रयास करना है। और नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाऊंगा जिसमें ये सारे प्रश्नों का मैं हिंट वाइज यानी शॉर्ट में कि सिर्फ डायग्राम से कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे प्रश्नों को पहले हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में एक बेसिक आइडिया आ जाए कि कौन कौन से प्रश्न है जो हमको तैयार करने हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका उत्पादन प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। जो पहला आपका प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रमों का वर्गीकरण करिए, यानी क्लासिफिकेशन करना है। वेल्डिंग का सिद्धांत समझाइए। विभिन्न जो वेल्डिंग प्रक्रम है उनका आप वर्गीकरण करिए। अगला है, चौथा है, अन्य प्रक्रमों की तुलना में वेल्डिंग के लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करिए, यानी वेल्डिंग के आपको एडवांटेजेस और उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो बताना है। अन्य प्रक्रमों जैसे कास्टिंग हो गया या कोई अन्य प्रक्रम जैसे पाउडर मेटलर्जी हो गया, उनसे तुलना करके। वेल्डिंग के जो इंडस्ट्रियल अनुप्रयोग हैं यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनकी सूची बनाना है। वेल्डिंग के दौरान कौन कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए, अथवा दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, वेल्डिंग के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सातवां है, वेल्डिंग संकेत से आप क्या समझते हैं। आपको पता है वेल्डिंग के डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग्स होती हैं, उनको दिखाने के लिए अलग अलग संकेतों का यानी वेल्डिंग सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में ये पूछ रहे हैं कि नहीं 10 वेल्डिंग संकेतों का सचित्र समझाइए। 10 वेल्डिंग संकेत आपको सिंपल से लेकर के उनके चित्र बना करके या उनके सिंबल्स बनाकर समझा देना है। वेल्डिंग की विभिन्न स्थितियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा इसको पूछा जा सकता है कि वेल्डिंग की विभिन्न स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसको आपको समझाना है। गैस वेल्डिंग के कार्य सिद्धांत को समझाइए। गैस वेल्डिंग का पूरा सचित्र वर्णन कर देना है या उसका कार्य सिद्धांत समझा देना है। अगला है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। तो आप समझा सकते हैं, बिल्कुल ईजी होता है। 11वां है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ज्वालाओं एवं उनके अनुप्रयोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं यानी कि फ्लेम्स होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्लेम, और उनके अनुप्रयोग क्या है, उनका टेम्परेचर क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको समझाना है। ज्वाला से आप क्या समझते हैं, यानी फ्लेम का ही पूछ लिया क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, चित्र बना करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरणों का सचित्र वर्णन करिए। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें जो जो उपकरण प्रयोग होते हैं उनको चित्र बना करके आपको समझा देना है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो लिख दीजिए ये सारे, देखिए कितने सारे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ही कितने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये देखने में संख्या ज़्यादा लग रही जबकि सारे एक ही टॉपिक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है, गैस कर्तन यानी गैस कटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है, फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, फ्लक्स के कार्य लिखिए। फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स की कोटिंग की जाती है या पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वही पूछ रहा है और उसके कार्य लिखना है। वेल्डिंग में पूरक छड़ क्या होती है और इसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना, यानी फिलर रॉड उसको बोलते हैं या फिलर मटेरियल का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं।
अगला है 18वां, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग के कार्य सिद्धांत को समझाइए। यानी पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो क्रिया सिद्धांत या कार्य सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझाना है। विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग के आप लाभ, सीमाएं और अनुप्रयोग लिख सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसा प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परकुशन वेल्डिंग, इन सब का चित्र बना करके आपको वर्णन कर देना है। अगला है 21वां, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग का वर्गीकरण करिए। किसी एक विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए। तो आपको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर देना है और उनमें से किसी एक का जो आपको अच्छी लगती है वो एक आप सचित्र यानी चित्र बना करके वर्णन कर सकते हैं। 12वां है आर्क वेल्डिंग के कार्य सिद्धांत को समझाइए। तो आर्क वेल्डिंग का आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझा देना है चित्र बनाकर। आर्क वेल्डिंग का वर्गीकरण करिए यानी आपको क्लासिफिकेशन करना है आर्क वेल्डिंग का। वेल्डिंग आर्क से आप क्या समझते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए। तो इसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट बना समझ लेना है चित्र से और फिर उसी को हमको एक्सप्लेन कर देना है। अगला है महत्वपूर्ण SMAW जिसका फुल फॉर्म है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का, इसका सचित्र वर्णन आपको करना है और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के आपको लाभ, सीमा एवं अनुप्रयोग लिखना है। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लाभ, सीमा एवं अनुप्रयोग लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जिसको हम कहते हैं SAW शॉर्ट में। ये देखिए ये आपका 27वां ये है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, शॉर्ट में कहते हैं SAW। इसका सचित्र वर्णन करिए। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। 28वां है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी आपका पूछा जा सकता है। इसमें आपका पहला है MMAW यानी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW यानी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SAW यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और स्टिक वेल्डिंग जो कि आपको मैं इसके पहले भी बताया था। इसके कितने नाम होते हैं इसको जरूर समझ लेंगे तो आपको किसी भी नाम से पूछा जाएगा तो आप उसको कर पाने में सक्षम होंगे। अगला है वेल्डिंग दोषों से आप क्या समझते हैं। वेल्डिंग दोषों से बचाव के उपाय लिखिए। तो वेल्डिंग दोषों को समझा देना है, चित्र बना सकते हैं आप, उसमें बनाना भी चाहिए और उन दोषों से बचने के उपाय भी आपको लिख देना है। अगला है 30वां, वेल्डिंग जोड़ों के परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। वेल्डिंग जोड़ों की टेस्टिंग यानी टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स, उनकी कौन कौन से मेथड से विधियां हैं उनको आपको बताना है। 31वां है वेल्डिंग जोड़ों के आभंजनात्मक परीक्षण जिसको NDT कहते हैं यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना है। 32वां है इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रोडों का वर्गीकरण करिए। तो बिल्कुल आपके जब भी कोई पूछे इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको समझा देना है, कितने प्रकार से होते हैं या उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको भी आपको बता देना है। 33वां है आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरणों को सूचीबद्ध करिए। आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं उनको आपको लिस्ट बनाना है। फिर अगला है 34वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी में कौन कौन से हैं। ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र यानी HAZ हीट अफेक्टेड जोन कहलाता है। इलेक्ट्रोड के कोड यानी कोड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, बीडिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है, पैडिंग क्या होती है और वेल्डिंग विरूपण यानी वेल्डिंग डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसको आपको समझा देना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है टिग वेल्डिंग यानी TIG वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए। टिग वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। TIG वेल्डिंग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसका फुल फॉर्म होता है। अगला है मिग वेल्डिंग यानी MIG प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन करिए, सचित्र वर्णन करिए और मिग वेल्डिंग के आपको लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो मिग वेल्डिंग मतलब MIG का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसको आपको चित्र बनाकर समझा देना है। अब ये टिग वेल्डिंग यानी TIG वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग जिसको MIG वेल्डिंग कहते हैं इसकी तुलना करिए। तुलना यानी कंपेरिजन के लिए भी आपसे पूछ सकता है। 38वां है आपको थर्मिट वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए। थर्मिट वेल्डिंग के आपको लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको थर्मिट वेल्डिंग पूरा चित्र सहित वर्णन करना आना चाहिए और उसके जो एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको लिखना आना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, उसको आपको सचित्र वर्णन कर देना है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लाभ बताना है, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। ये सभी वेल्डिंग में इस तरीके से उसके लाभ, सीमाएं और अनुप्रयोग लिखना आपको आना चाहिए।
अगला है कुछ आधुनिक वेल्डिंग का, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए, इसको आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं, अनुप्रयोग लिखिए। ये सभी में जुड़ा हुआ है, जितने भी प्रश्न किसी में भी पूछा जा सकता है। जो प्रश्न आता है 5-5 नंबर के जैसे आते हैं। अगला है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। उसके बाद 42वां है लेज़र बीम वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए और लेज़र बीम वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं, अनुप्रयोग लिखिए। तो ये सब आधुनिक वेल्डिंग होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, लेज़र बीम वेल्डिंग हो गया। इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगला है आपका रोबोटिक वेल्डिंग। रोबोटिक वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए। रोबोटिक वेल्डिंग के लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए। अब अगला है प्रतिरूप, जिसको अंग्रेजी में हम पैटर्न कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? प्रतिरूप निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थों को सूचीबद्ध करिए एवं प्रत्येक पदार्थ के लाभ एवं अलाभ लिखिए। तो प्रतिरूप निर्माण के लिए कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उनको आपको सूची बना देना है, और प्रत्येक पदार्थ के शॉर्ट में लाभ एवं अलाभ यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको लिखते जाना है। अगला है प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं, और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है प्रतिरूप का वर्गीकरण करिए। तो प्रतिरूप आपको पता है क्या होता है, तो प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं ये भी निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। और प्रतिरूप का चाहे प्रकार पूछ ले चाहे वर्गीकरण, वो बात एक ही है, आपको उसको लिख देना है। अगला है आपका प्रतिरूप छूट से आप क्या समझते हैं, जैसे पैटर्न अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, और प्रतिरूप छूटें कितने प्रकार की होती हैं। 48वां है कोर से आप क्या समझते हैं, कोर कितने प्रकार की होती है। तो ये आपको पढ़ना है। ये कोर कई बार क्रोड भी लिख देते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है 49वां, कोर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों का वर्णन करिए। कोर बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको इसमें लिखना है। कोर बनाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करिए। कोर कैसे बनाया जाता है उसका संक्षिप्त वर्णन आपको कर देना है। अगला है कोर प्रिंट से आप क्या समझते हैं, और कोर प्रिंट कितने प्रकार की होती है, ये भी आप आसानी से बता लेंगे, और इनकी तुलना भी पूछी जा सकती है। कोर तथा कोर प्रिंट की तुलना करिए। तो 53वां है कोर की स्थिति निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोर की कैसी स्थिति निर्धारण किया जाता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 54वां है BIS के अनुसार प्रतिरूप कोड को समझाइए। यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो प्रतिरूप कोड होता है उसको आपको समझाना है। ऐसा प्रश्न आपके से पूछा जा सकता है। अगला है संचकन बालू, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोल्डिंग सैंड, से आप क्या समझते हैं। मोल्डिंग सैंड कितने प्रकार की होती है समझाइए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। 57वां है मोल्डिंग सैंड के गुणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी मोल्डिंग सैंड में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसकी विस्तृत विवेचना, यानी पूरा हेडिंग लिखकर आपको समझाते जाना है। अगला है मोल्डिंग सैंड को तैयार करने के उपकरणों को सूचीबद्ध करिए। यानी मोल्डिंग सैंड को जब तैयार किया जाता है तो कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं उसको आपको लिस्ट बनानी है या उसको सूचीबद्ध करना है। 49वां है फाउंड्री शाला में बरती जाने वाली सुरक्षा उपायों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फाउंड्री शाला में जब हम जाते हैं काम करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या आप कहिए कि हेडिंग वाइज या उसको सीरियल वाइज 1 2 3 करके भी आप बता सकते हैं। 60वां है मोल्डिंग सैंड के निम्नलिखित गुणों को समझाइए। ये पहले से प्रश्न पूछा जा सकता है, गुण पहले से बता दे, बस उनको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो जैसे कौन कौन से गुण होते हैं मोल्डिंग सैंड के, पारगम्यता यानी परमेबिलिटी, उच्च ताप सहता रिफ्रैक्टिवनेस जिसको कहते हैं, चिपचिपापन एडहेसिवनेस, ससंजन मतलब कोहेसिवनेस, सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ, फ्लोबिलिटी कहलाता है मतलब प्रवाहता, जैसे प्रवाह होना बालू का, कोलैप्सिबिलिटी इसको पूछा जा सकता है, हिंदी में हो सकता है इसका कुछ और नाम लिख दें, लेकिन इसको आप जरूर समझ जाना है क्योंकि अंग्रेजी में तो आपका रहता ही रहता है। अगला है मोल्डिंग सैंड के परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी मोल्डिंग सैंड होती है उसकी टेस्टिंग किस प्रकार से की जाती है इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला है मोल्ड से आप क्या समझते हैं, मोल्ड को हिंदी में सांचा कहते हैं, तो सांचे से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जा सकता है। और मोल्डिंग प्रक्रम का वर्गीकरण करिए। वो मोल्डिंग जो प्रोसेस है उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आपको करना आना चाहिए। मोल्ड निर्माण के चरण लिखिए, ये बिल्कुल शॉर्ट में देख लीजिए, उसको एक्सप्लेन करना सीख लीजिए। मोल्ड निर्माण में प्रयुक्त हैंड टूल्स को सूचीबद्ध करिए। जो मोल्ड निर्माण में हैंड टूल्स प्रयुक्त होते हैं उनकी आपको सूची बनाना है। मोल्ड बॉक्स से आप क्या समझते हैं, मोल्ड बॉक्स क्या होता है इसको आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगला है 66वां निम्नलिखित मोल्डिंग प्रक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला बेंच मोल्डिंग हो गया, तो मोल्डिंग प्रक्रमों के जब वर्गीकरण या प्रकार पता होंगे तो वैसे लिख देना है, अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है कि इनको समझाइए या इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बेंच मोल्डिंग हो गया, फ्लोर मोल्डिंग हो गया,
या इसको हिंदी में भी पूछा जा सकता है। जैसे बेंच मोल्डिंग को संचकन कहते हैं, तो बेंच संचकन, फर्श संचकन, पिट यानी गड्ढा संचकन, इस तरीके से पूछा जा सकता है। पिट मोल्डिंग हो गया, मशीन मोल्डिंग हो गया, तो इनको अंग्रेजी में आपको ज़रूर समझ करके उसके अंतर्गत समझना, हिंदी में भी भले ही इसका अर्थ आप जान लीजिए। अगला है गेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। गेटिंग सिस्टम के प्रकार लिखिए। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर अच्छे से याद रखना है। गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। कई बार प्रश्न एक रहता है, उसको बदल बदल के कई तरीके से पूछा जा सकता है। अगला है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से जो गेटिंग सिस्टम के जो कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं उनका अलग से दे करके भी वो पूछा जा सकता है। जैसे ये इतने सारे आपको दे दिए, पोरिंग बेसिन क्या होता है, स्प्रू क्या होता है, रनर क्या होता है, गेट क्या होता है, राइजर क्या होता है, राइजर की स्थिति क्या होती है, ऐसे हो सकता है लिख दे और कह दे इसके बारे में समझाइए। अगला है फाउंड्री में धातु पिघलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली भट्टियों का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो आप कुछ भट्टियां आपने पढ़ी होंगी निश्चित तौर से, जब फाउंड्री में धातु पिघलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो उनका वर्णन कर दीजिए संक्षेप में अगर कह रहे हैं। अगला है पिट भट्टी की संरचना एवं कार्य सिद्धांत को समझाइए। पिट भट्टी मतलब जो गड्ढा खोद करके भट्टी बनाई जाती है धातु पिघलाने के लिए, और पिट भट्टी के लाभ, सीमाएं और अनुप्रयोग बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको पता होने चाहिए। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यूपोला या कपोला भट्टी जिसको हम कहते हैं, या क्यूपोला फर्नेस जिसको बोला जाता है, उसकी संरचना एवं कार्य सिद्धांत को समझाइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली आता है। कपोला भट्टी के लाभ, सीमा एवं अनुप्रयोग आपको पता होना चाहिए, वो लिखना है। कपोला भट्टी के विनिर्देश यानी क्यूपोला जो फर्नेस होती है उसके स्पेसिफिकेशंस आपको लिखने हैं। अगला है क्रूसिबल भट्टी की संरचना एवं कार्य सिद्धांत को समझाइए। क्रूसिबल भट्टी की संरचना कैसी होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको समझा देना है। और क्रूसिबल भट्टी के लाभ, सीमा एवं अनुप्रयोग भी आपको लिख देना है, जो कि पता होने चाहिए। 75वां है फाउंड्री में धातु पिघलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली टिल्टिंग भट्टी का सचित्र वर्णन करिए। टिल्टिंग भट्टी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, टिल्ट हो जाती है किसी एंगल पर, वो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चित्र बनाकर आप एक्सप्लेन कर देंगे। 76वां है कास्टिंग या ढलाई दोषों से आप क्या समझते हैं। ढलाई में जो दोष होते हैं या कास्टिंग में जो डिफेक्ट्स जिनको हम कहते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स, वो आप क्या समझते हैं। किन्हीं 5 ढलाई दोषों को समझाना है, चित्र बना करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 77वां है ढलाई दोषों की परीक्षण विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ढलाई दोष में दोषों के लिए जो परीक्षण यानी टेस्टिंग मेथड्स होते हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 78वां है ढलाई दोषों के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रेडियोग्राफी, चुंबकीय कण निरीक्षण एवं अल्ट्रासोनिक निरीक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो ये ढलाई दोषों के परीक्षण के लिए जो विधियां प्रयुक्त होती हैं उनमें रेडियोग्राफी है, चुंबकीय कण निरीक्षण है, अल्ट्रासोनिक निरीक्षण है, तो उन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। अगला है फोर्जिंग प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। फोर्जिंग प्रक्रमों का वर्गीकरण करिए। तो फोर्जिंग प्रक्रम पता ही आपको होगा और उसका वर्गीकरण भी आपको आना चाहिए। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हो सकता है इस तरीके से आपको दे दे और कह दे कि इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लिखिए, जिनमें कौन कौन से। ओपन डाई फोर्जिंग, अगला है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग, स्वेजिंग, अपसेट फोर्जिंग और रोल फोर्जिंग। अपसेट फोर्जिंग इसमें 2 बार लिख गया है, एक को आप क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कोल्ड एवं हॉट फोर्जिंग। ये देखिए क्या होता है, कोल्ड प्रोसेस, हॉट प्रोसेस पता है, तो फोर्जिंग के उसमें आप कोल्ड एवं हॉट फोर्जिंग को भी लिख सकते हैं। रोलिंग प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। रोलिंग को हिंदी में कहते हैं बेलन प्रक्रम। तो रोलिंग प्रक्रम का वर्गीकरण करिए, अंग्रेजी में आपको जरूर पता होना चाहिए क्या होता है और उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। अगला है 82 तप्त एवं अतप्त रोलिंग से आप क्या समझते हैं, यानी हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। अगला है 83 रोलिंग का प्रारंभिक सिद्धांत लिखिए और रोलिंग मिल कितने प्रकार की होती है उसको समझाइए। ठीक है। 84वां है आपका निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें है हॉट रोलिंग यानी तप्त रोलिंग, अगला है अतप्त रोलिंग यानी कि कोल्ड रोलिंग, थ्रेड रोलिंग भी होता है, रोल पास क्या होता है इसको भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बता देना है। 85वां है आपका बहिर्वेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। बहिर्वेदन कितने प्रकार के होते हैं। बहिर्वेदन को कहते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो हो सकता है एक्सट्रूजन ही आपको हिंदी में भी लिख दे, अंग्रेजी में लिखने के साथ साथ एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है उससे आप क्या समझते हैं। ड्राइंग प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। ड्राइंग प्रोसेस को आप समझा सकते हैं चित्र बना करके। पाइप ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग और वायर ड्राइंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, चित्र बनाना और एक बार सीख लीजिए और उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। अगला है डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत इजी है, देखिए एक्सट्रूजन पूरे बहिर्वेदन की जगह क्या लिख दिया एक्सट्रूजन, डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। और अगला है
नवासी नवासी प्लास्टिक के लाभ अलाभ एवं इंडस्ट्रियल उपयोग लिखिए, पता ही होना चाहिए, सिंपल है, लास्ट वाला चैप्टर है ये। प्लास्टिक प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, प्लास्टिक का वर्गीकरण करिए। प्लास्टिक प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, इसको लिख करके आप उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण लिख दीजिए। अगला है 91, पॉलीमर से आप क्या समझते हैं, थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में अंतर स्पष्ट करिए। निश्चित रूप से ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में भी ये फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, आप लोग लिख लेंगे। 92 है, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रम का कार्य सिद्धांत लिखिए एवं प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, चित्र बना करके उसका वर्णन कर दीजिए, पूरा जो वर्किंग प्रिंसिपल है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रम के लाभ, सीमा एवं अनुप्रयोग निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। ब्लो मोल्डिंग प्रक्रम का कार्य सिद्धांत लिखिए एवं प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। ब्लो मोल्डिंग प्रक्रम के लाभ, सीमाएं एवं अनुप्रयोग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रोटेशनल मोल्डिंग प्रक्रम का कार्य सिद्धांत लिखिए, प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। वही चीज़ फिर उसमें रोटेशनल मोल्डिंग प्रक्रम के लाभ, सीमा एवं अनुप्रयोग लिखना आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला है 95, कंप्रेशन मोल्डिंग प्रक्रम का सिद्धांत लिखिए एवं प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, और कंप्रेशन मोल्डिंग प्रक्रम के लाभ, सीमा एवं अनुप्रयोग लिखिए। ये हो गया। अब लास्ट है आपका 96वां, ये है प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए एक्सट्रूजन प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। देखिए पहले भी पूछा गया था, लेकिन ये एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए कैसे एक्सट्रूजन या बहिर्वेदन करते हैं उसको चित्र बना करके आपको समझा देना है। तो ये थे बच्चों 96 प्रश्न। ये 96 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे आपके सिलेबस में से हैं जो NSQF के अनुसार आपका निर्धारित है। कितने प्रकार से बदल बदल कर अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में या फिर हिंदी में उसको रूपांतरित करके या उसके अनुवाद में लिख करके पूछा जा सकता है, मैंने सारे प्रश्नों को बताया। ये सारे प्रश्न आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, न सिर्फ परीक्षा पास होने के लिए बल्कि आगे चूँकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो ये आपका कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है। ये सारे प्रश्न आपसे आगे चल करके इंटरव्यू में जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका बेसिक आइडिया प्रत्येक प्रश्न का आपको प्रत्येक टॉपिक का जरूर होना चाहिए। तो परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप प्रश्न अच्छे से तैयार करिए, थोड़ा पेशेंस धीरज रख करके सारे प्रश्नों को देखिए। जो प्रश्न आप ट्रिक बना करके तैयार कर सकते हैं शॉर्ट में तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं एक वीडियो और बताऊंगा जिसमें सिर्फ चित्र या बेसिक कॉन्सेप्ट बता करके मैं पूरा जल्दी से उसको समझा दूंगा, तो आप उसकी तैयारी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी इसी प्रकार बनाए रखिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।